हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीबीए इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर देखिएगा। 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2-3 नंबर क्वेश्चन वाले आप लोग को बताएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, गर्म जल टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है। गर्म जल यानी कि टैंक बनाने में हम लोग तांबे का उपयोग करते हैं, स्टील का उपयोग नहीं करते हैं। कारण बताएं। तो तांबा जल के साथ अब किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा जो होता है वह जल के साथ किसी भी स्थिति में जो है अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन लोहा यानी कि स्टील में लोहा होता है, तो वाष्प के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो लोहा जो है वो अभिक्रिया कर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसलिए हम लोग गर्म जल यानी कि टैंक बनाने में हम लोग तांबा का उपयोग करते हैं, स्टील का उपयोग नहीं करते। होप समझे होंगे। यानी कि लोहा जो है यानी कि स्टील में ही लोहा पाया जाता है, उसमें जो है वो अभिक्रिया करता है। इसलिए हम लोग स्टील का उपयोग नहीं करते हैं, और तांबे किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए हम लोग टैंक बनाने में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबे के बर्तनों में नींबू या इमली के रस को साफ किया जाता है। कारण बताइए। यानी कि तांबे का बर्तन में हम लोग नींबू या इमली डालकर उसका रस जो है डालकर हम लोग साफ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो तांबा पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। यानी कि तांबा पर जो है वह काला भूरा रंग का, जिसे कॉपर कार्बोनेट का मेल जो है वह लेयर चढ़ जाता है उसमें, जिसके कारण उसका रंग मलान हो जाता है। उसका रंग जो है वह ख़राब हो जाता है या गंध हो जाता है। ऊपर ऊपर जो है वह लेयर चढ़ जाता है। जब तांबे के बर्तन को हम लोग नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, तो नींबू या इमली में उपस्थित अम्लीय पदार्थ कॉपर सल्फेट से विक्रिया कर उसे तांबे के बर्तन से अलग कर देता है। तो नींबू जो क्या होता है, नींबू या इमली जो है उसमें उपस्थित कॉपर सल्फेट या क्षारीय होता है, वह जो है उसको अभिक्रिया कर क्षारीय होता है वह, और नींबू और इमली जो है वो अम्ल होता है। तो अम्ल और क्षारीय मिल करके जो है उदासीन कर देता है, और जिसमें कॉपर सल्फेट लगा ऊपर लेयर में चढ़ा होता है उसको अलग कर देता है। अभी क्या उस बर्तन में अलग कर देता है, जिससे बर्तन साफ होकर चमकने लगता है, और जिससे जो है बर्तन चमकने लगता है। खट्टे पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होते हैं, इसलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। होप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी संचारण को परिभाषित किए। संचारण से बचने के लिए दो उपाय। तो वायु और नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत बन कर नष्ट होना संचारण कहलाता है। यानी कि वायु और नमी की उपस्थिति रहेगा तो उस धातु में जो है वह परत का निर्माण करता है। तो परत का, और उस परत में बन कर नष्ट होना जो है उसी को हम लोग संचारण कहते हैं। और संचारण से बचने का उपाय जो होता है, पहला जो होता है यशत लेपन, जिंक की परत चढ़ाकर। यशत लेपन यशत लेपन में क्या होता है, जिंक का हम लोग परत चढ़ाते हैं। इसकी दूसरा है पेंट कर, धातु के ऊपर हम लोग पेंट करते हैं, रंगाई करते हैं। तीसरा हम लोग ग्रीस लगाकर भी संचारण से बचाते हैं, धातु के ऊपर ग्रीस लगाकर। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, सोना चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? हम लोग सोना और चांदी और प्लेटिनम का जो है हम लोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं। तो देखिए, प्लेटिनम सोना चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु, यानी कि बहुत कम अभिक्रिया करता है, बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है, तथा ये संचारित नहीं होते। यानी कि इसके ऊपर जो है रंग बहुत कम लगता है, ना के बराबर रखता है, और संचारित नहीं होता है। और इसकी चमक भी तेज होती है, और इसका जो है चमक भी तेज होता है, लाइट भी बहुत तेज निकलता है। अतः इससे इनका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा। होप समझे होंगे। अभी मतलब सोना चांदी बहुत कम अभिक्रिया करता है और चमक ज़्यादा है और संचारित भी नहीं होता, इसके कारण हम लोग आभूषण बनाने के लिए उपयोग करते हैं। अगला है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इनके दो नाम उपयोग लिखिए। तो किसी धातु के किसी अन्य धातु या अधातु के साथ गलित अवस्था में मिलाने से जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसी को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। जैसे किसी धातु को ही अन्य धातु के साथ, अथवा या हम लोग अधातु के साथ यानी कि अन्य धातु के साथ या अधातु के साथ गलित अवस्था में
हम लोग जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसी को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु का नाम और उपयोग। मिश्र धातु का नाम जो हो गया, एक हो गया इस्पात, एक हो गया पीतल। तो इस्पात का उपयोग क्या होता है, जहाज और वाहनों के लिए हम लोग करते हैं, और पीतल का जो है निर्माण जो है वो बर्तनों के निर्माण में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु और धातु के बीच भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप रासायनिक गुण भी देख लीजिएगा, हम लोग भौतिक गुण बता देते हैं, आप रासायनिक गुण जरूर से देखिएगा, ये भी पूछा जाता है 3 नंबर का। तो रासायनिक गुण भी आप पढ़ लीजिएगा। धातु और धातु के बीच हम लोग देखते हैं, देखिए धातु में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का चमक होता है, और धातु विद्युत धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, विद्युत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तथा धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि ऊष्मा जो है वह धातु जो है वह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। और धातु आघातवद्यता और तन्यता होता है। आघातवद्यता आप पढ़े होंगे, धातुओं को पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करना, और तन्यता का गुण होता है सोने को, मतलब कोई भी धातु को बहुत लंबी तार के रूप में ढाल देना, उसी को हम लोग तन्यता कहते हैं। पांचवा लिख सकते हैं, धातुओं का घनत्व उच्च होता है, और इसी को देखिए, धातु को पीटने पर धातु एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, इसको धात्विक ध्वनि कहते हैं। साधारण ताप पर ठोस अवस्था में होता है। सिर्फ मरकरी ऐसा धातु जो साधारण ताप पर द्रव होता है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। जो है मरकरी एक ऐसा धातु होता है, यानी कि Hg, मरकरी ऐसा धातु होता है जो साधारण ताप पर द्रव में होता है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साधारण ताप पर ठोस अवस्था में कौन सिर्फ एक धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो मरकरी होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, 3 नंबर में पूछेगा तो 3 पॉइंट, 5 नंबर में पूछेगा तो 5 पॉइंट करके लिख दीजिएगा। पॉइंट के हिसाब, नंबर के हिसाब से पॉइंट लिखिएगा। अगला अधातु। अधातु में क्या होता है, अधातु में ऐसा कोई चमक नहीं होता, सिर्फ धातु में चमक होता है, अधातु में नहीं होता है। अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट। अपवाद में कौन सा आ जाएगा, आयोडीन और ग्रेफाइट आ जाएगा। और पूछ देगा कि कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें चमक होता है, तो आप जरूर से लिख दीजिएगा आयोडीन। वह धातु क्या हो जाएगा, आयोडीन। और ग्रेफाइट में चमक नहीं होता है। अधातु में कौन चमक होता है, तो आयोडीन और ग्रेफाइट में भी होता है। तो ऑप्शन में दोनों देखिएगा, एक ऑप्शन या दोनों ऑप्शन दिया रहेगा। हालांकि आयोडीन ज़्यादा रहता है ऑप्शन में, तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया रहेगा, यानी कि दोनों होता है चमक। अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है, धातु आप देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और अधातु इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सिर्फ हाइड्रोजन धनात्मक होता है। अपवाद में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन धनात्मक होता है। अगला है अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि विद्युत का हम चालक नहीं होता, कुचालक होता है। सिर्फ हाइड्रोजन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अपवाद में आ जाएगा अधातु आघातवद्यता और तन्यता नहीं होता। अपवाद में प्लास्टिक गंधक तन्य होता है, तन्य हो जाएगा। अधातु घनत्व नम्र होता है, यानी कि कम होता है। और धातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, उसे पीटने पर चूर चूर हो जाता है, यानी कि चूर चूर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रिया में एक समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा प्रकाश विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव में देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऊष्मा के द्वारा वियोजन में क्या होता है, लेड नाइट्रेट का हम लोग वियोजन करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। ऊष्मा के द्वारा वियोजन आपका हो जाएगा। दूसरा प्रकाश वियोजन। अगर प्रकाश वियोजन की बात करें, प्रकाश द्वारा वियोजन AgBr को हम लोग तोड़ेंगे, यानी कि AgBr को हम लोग सूर्य के प्रकाश से तोड़ेंगे तो 2Ag + Br2 बन जाएगा। फिर विद्युत द्वारा वियोजन 2H2O को लिक्विड के साथ जोड़ेंगे। लिक्विड पोर्शन में रहेगा H2O, यानी कि जल को, अम्लीकृत जल को अगर विद्युत देंगे के द्वारा वियोजन करेंगे तो 2H2O यानी कि एनोड, और ये कैथोड बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इस प्रकार का ऊष्मा द्वारा वियोजन आपका लेड नाइट्रेट का हो जाएगा, और प्रकाश वियोजन द्वारा 2AgBr का, और विद्युत वियोजन का 2H2O। तो ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगला है
कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है, संबंधित परिघटना का नाम दीजिए। तो कुछ वस्तुएं रखने पर चांदी का वस्तु जो है काला हो जाता है, क्यों? तो धातुएं जब चारों ओर वस्तुओं जैसे नमी, अम्ल, गैस आदि से अभिक्रिया करती है तो संचारित होती है। संचारित मतलब उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है, परत चढ़ जाता है, उसी को हम लोग संचारित करते हैं। इसी घटना को संचारण कहते हैं। तो संचारण का परिभाषा सब याद कर लीजिएगा। और ये परिभाषा हुआ। और चांदी क्या है? एक धातु ही है, और उसके ऊपर जो है नमी और अम्ल जैसे और वायु चढ़ जाएगा तो उसके ऊपर परत चढ़ जाता है, उसी घटना को हम लोग संचारण करते हैं। और चांदी जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। तो सिल्वर ऑक्साइड जो परत बनाता है उसी का रंग जो है वह काला होता है। समझे होंगे। अगला क्वेश्चन है, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्यों कहते हैं, और वर्णन कीजिए। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी जोर से याद रखिएगा। शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। हम लोग दो कारण से कहते हैं। पहला कारण, शोषण क्रिया में होने वाले अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के संयुग कर कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। यानी कि शोषण क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है संयोग कर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। और इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है और उत्पाद में जो ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए, ग्लूकोज हो गया C12O6 को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल और ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका कारण भी हम लोग शोषण अभिक्रिया कहते हैं। ये लिख दीजिए, आपका 3 नंबर मिल जाएगा। अगला, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यानी कि वायु में जलाने पर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, क्यों करते हैं? तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम लोग रंगमेल से रगड़ कर साफ किया जाता है। किससे रगड़ कर? रंगमल से हम लोग रगड़ कर साफ करते हैं, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए। उसके जो पहले मैग्नीशियम रिबन में जो है उसके परत में जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत चढ़ा होता है, उसको हटाने के लिए हम लोग रेंगमाल से रगड़ कर साफ करते हैं, जो वायुमंडल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना होता है। और वह जो बना होता है कैसे बना होता है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो अभिक्रिया करता है उसके कारण जो है वह मैग्नीशियम रिबन जो है वह पहले से बना होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? हम लोग लोहे के कील को जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग डालते हैं तो विलयन का रंग जो है वह बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आंसर देखते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन लोहे के कील को डुबाया जाता है, जब कॉपर सल्फेट जो है कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं उसमें जो है लोहे का कील यानी कि Fe डालते हैं, लोहा डालते हैं, तो लोहे कॉपर सल्फेट के विलयन से तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर विस्थापित कर देता है। तो कॉपर सल्फेट जो है तो इसमें कॉपर विस्थापित होकर के Fe के साथ जो है वह सल्फेट जुड़ जाता है, उसके कारण जो है कॉपर विस्थापित होता है कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, जो कि रंग जो है हरा होता है। इसका विलयन का रंग बदल जाता है, इसके कारण विलयन का रंग जो है बदल जाता है। जैसे देखिए, CuSO4 के साथ Fe रिएक्ट करता है तो Fe क्या करता है? Fe जो है इसके साथ इसको बाहर कर देता है। Fe इसके जगह पर आ जाता है, Fe जो है वो बाहर कर देता है। फिर बनता है FeSO4 प्लस Cu, यानी कि Cu को बाहर फेंक देता है, Cu को बाहर फेंक देता है और Fe जो है वह सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। इसके कारण जो है वह रंग बदल जाता है, FeSO का रंग बदल जाता है और वह रंग जो है वह हरा होता है और रंग जो है इसका रंग जो है वह बदल जाता है, क्योंकि विस्थापित कर देता है कॉपर को। अगला क्वेश्चन, और उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी विस्थापन अभिक्रिया हम लोग समझते हैं, अंतर लिखते हैं। और देखिए, विस्थापन अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जब क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व जो है वह कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से उसका जो यौगिक है उसे विस्थापित कर देता है। तो उदाहरण जैसे देखते हैं, ZnSO4 CuCl2 CaCl2 है, एक्वस है, ZnCl2 एक्वस CuS। तो देखिए, ये जो है
Zn जो है वह Cl2 के साथ रिएक्ट करता है और ZnCl2 बनाता है और Cu को बाहर फेंक देता है, यानी कि ZnCl2 Cu की जगह ZnCl2 आ जाता है और Cu जो है वो बाहर फेंक देता है। तो उसी को हम लोग, और क्योंकि Zn जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व है और Cu जो है वो कम क्रियाशील तत्व, इसके कारण जो है विस्थापित हुआ। अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम लोग अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। हम लोग क्या करते हैं, अभिकारकों के बीच आदान प्रदान करते हैं आयन का। तो आपका देखिए Na जो है वह Cl के साथ सेटिंग कर लेगा और H और OH जो है वह H के साथ सेटिंग कर लेगा। तो इसमें आयन प्रदान हुआ कि नहीं, Na जो है वह Cl के साथ अभिक्रिया है और H जो है ये OH के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि आयन का आदान प्रदान किया, इससे बना Nl प्लस H2O बना, यहाँ H2O नीचे हो जाएगा H2O, इस प्रकार आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। तो NaOH3 CaOH होल 2 CaNO3 नीचे हो जाएगा और NO2 जो है वह नीचे आ जाएगा। देखिए जो H2O जो है वह नीचे आ जाएगा, जो लास्ट में लगा रहता है जो H2O, तो ये भी 2 नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा टाइपिंग ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसा संतुलित कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसमें देखिए एक तत्व को लेते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को लेते हैं। तो इसमें देखिए 2H, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 2 हुआ। और इसमें देखिए हाइड्रोजन, इसमें देखिए OH, यानी कि O2 दिया हुआ है, O2 यानी कि O2 यानी कि हाइड्रोजन में 1 और यहाँ 2 लगा हुआ है और 2 यानी कि 2, टोटल कितना जो है इधर का हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 4। तो इधर का भी हाइड्रोजन जो है वह 4 करेंगे। देखिए इधर का जो H2O था, इसमें क्या था, सिर्फ H2O था, इसमें सिर्फ H2O था, इसको 4 करने के क्या, इसको आगे लगा देंगे 2, आगे लगा देंगे 2। तो इसमें क्या होगा 2, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और नीचे में 2, यानी कि हाइड्रोजन 2 है, कि हाइड्रोजन 2, 1 का 2, यानी कि गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। हाइड्रोजन का 4 कंप्लीट हुआ। अब देखिए नाइट्रोजन का, देखिए नाइट्रोजन का N यानी कि N है और उसके आगे 2 लगा है, यानी कि 2 गो नाइट्रोजन है। इधर का भी चेक करते हैं, इधर का भी चेक करते हैं, 2 गो नाइट्रोजन है, बिल्कुल है। देखिए Na2 है, NOO3 इंटू 2 है, यानी कि N भी 2 है, तो नाइट्रोजन भी 2 गो है, तो नाइट्रोजन भी 2 गो है। उसमें बता दिए 4 गो हाइड्रोजन है, तो इसमें भी 4 गो हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें भी 4 गो हाइड्रोजन है, इसमें 2 गो, इसमें 2 गो, 4 गो। परमाणु संख्या नहीं लिखिएगा, फिर भी आपका काम हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन देखिए O3 है, तो ऑक्सीजन O3 यानी कि O3 3 गो है, प्लस यहाँ पे देखिए 2 से गुना है, तो 2 गो ऑक्सीजन 2O3 है, तो आगे 2 लिखा है, तो 2 से गुना हो जाएगा 2O3, तो 2O3 का क्या, ऑक्सीजन 3 गो है, यानी कि 3, यानी कि 6 गो। टोटल ऑक्सीजन इसमें जो है वह 6 गो है। और इसमें देखिए O2 AOH होल 2 है, तो ऑक्सीजन O2 है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन 2 गो है, तो 2 6 और 2, इसमें 2 गो, यानी कि 8। इधर का टोटल अभिकारक का 8 हुआ। और इधर का देखिए ऑक्सीजन 4 गो, आगे 2 है, यानी कि 2 गो ऑक्सीजन। और इसमें देखिए O3 यानी कि इससे गुना हो जाएगा, O3 है, बाहर में होल 2 है, तो इससे गुना हो जाएगा O3 इंटू 2, यानी कि 6 गो ऑक्सीजन, 6 गो, इसमें जो है ऑक्सीजन 6 गो है, यानी कि 8 गो ऑक्सीजन हुआ, तो बराबर हुआ, लेफ़्ट साइड राइट साइड बराबर हुआ। अब ऑक्सीजन बराबर किए, नाइट्रोजन बराबर किए। अब कैल्शियम देखिए Ca 1 की गो है, तो Ca 1 की गो है। होप इस प्रकार आप बराबर कीजिएगा, आप समझे होंगे। तो इस प्रकार से आप बराबर कर लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, अपने से बनाकर देख लीजिएगा, नहीं होगा तो जरूर से कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है।
तो रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या किसे कहते हैं? देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु परमाणु बराबर होते हैं या परमाणु संख्या बराबर होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। उसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि हम लोग जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार द्रव्यमान ना बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जाता है। इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्वों को परमाणु की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इसीलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, द्रव्यमान जो है वह ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी कारण हम लोग जो है वो परमाणु संख्या दोनों ओर लेफ्ट राइट कुल परमाणु संख्या हम लोग बराबर करते हैं। होप समझे होंगे। अगला है, देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, आप लोग का यह रासायनिक सूत्र जरूर से याद रखिएगा, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी। CaSO4.H2O हाफ H2O जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो रासायनिक सूत्र है। जल के साथ हम लोग अभिक्रिया करके हम लोग जिप्सम बनाते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × H2O जो होता है वह जिप्सम का फॉर्मूला होता है। वह जल के साथ ये बनाता है जिप्सम। तो आप देख सकते हैं ये अभिक्रिया करके ऐसे बनाता है CaSO4 हाफ H2O और हाइड्रो इंटू हाफ H2O जल लेते हैं तो आपका जिप्सम बनता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला है, सोडियम कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट को विलयन को गर्म करने पर हम लोग सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हम लोग सोडियम हाइड्रोजन को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता है। तो इस देखिए, ये NOH CO3 वो टूट करके Na2CO3 प्लस H2O प्लस जो है वो CO2 बनाता है। सोडियम हाइड्रोजन टूट करके जो है वो हम लोग गर्म करते हैं तो ये टूट करके सोडियम कार्बोनेट, H2O जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये भी जोर से याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल जो है वह वर्षा जल होता है। यानी कि आश्रित जल जो है वो विद्युत का चालक नहीं होता, लेकिन वर्षा जल जो है वो विद्युत का चालक होता है। तो आश्रित जल में क्या होता है, वो शुद्ध होता है। आश्रित जल जो होता है वो शुद्ध होता है, इसमें आयन नहीं होता। और इसमें जो क्या होता है, आयन भी नहीं पाया जाता है। विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। और आप लोग को पता होगा विद्युत का चालन जो होता है वो आयनों के द्वारा ही होता है। तो वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होता है और वर्षा के जल में क्या होता है, वो अम्ल पाया जाता है, क्योंकि अम्ल वायु में उपस्थिति करके SO2 सल्फर ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड जो जल में मिलकर के उसे अम्ल बना देता है। अम्ल जो होता है वो H+ आयन होता है और विद्युत का चालन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्ल क्यों नहीं होता। तो क्योंकि जल की अनुपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न नहीं होता। यानी कि जो है जल जो नहीं रहेगा अम्ल में तो जो है वह H+ आयन जो है वह नहीं उत्पन्न करता है और नहीं होता है। उत्पन्न करता है या नहीं होता है, इसके कारण अम्ल का व्यवहार अम्ल नहीं होता है। केवल जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करता है। यानी कि जल की उपस्थिति में जल अगर रहेगा अम्ल में तो H+ आयन उपस्थित करेगा और H+ आयन जो है वह अम्ल का व्यवहार करता है। अम्ल दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी होता है। अब क्षारीय का भी जरूर से याद रखिएगा। क्षार में जल की उपस्थिति में जो है OH- का आयन बनता है, हाइड्रोक्साइड का, यानी कि OH- का आयन बनता है। इसी के कारण हम लोग जो है वह क्षारीय ज्ञात करते हैं, OH आयन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रयोग बताइए। तो धोने का सोडा का दो प्रयोग हो जाएगा आपका कांच, साबुन और कागज़ उद्योगों में। कांच, साबुन और कागज़ उद्योगों में हम लोग जो है वह धोने का सोडा का उपयोग करते हैं और घरों में साफ़ करने के लिए भी होता है।
अगला है बेकिंग सोडा के दो प्रमुख कार्य। तो सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग करते हैं बेकिंग सोडा को, और खाने के चीज़ों में मुलायम और स्पंजी बनाने में, खाने के चीज़ों को मुलायम और स्पंजी बनाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तो ये भी ज़रूर से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछेगा, यानी कि पूछेगा तो 2 नंबर में, यानी कि और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो ज़रूर से याद कर लीजिएगा। अगला है खनिज और अयस्क में अंतर। तो इसमें से जो है वह सब्जेक्टिव में भी हो जाएगा अगर खनिज की परिभाषा बोल दे, और अंतर भी हो जाएगा। क्या होता है, सभी खनिज जो है वह, खनिज में क्या होता है, सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होता। सभी खनिज जो है वह अयस्क नहीं होता। सभी खनिज की बात करें, एक खनिज नहीं। सभी खनिजों में धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता। खनिज में क्या होता है, धातुओं का निष्कर्षण नहीं होता। भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को खनिज कहते हैं। भूपर्पट्टी में जो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है उसी को हम लोग खनिज कहा जाता है। और जो है सभी अयस्क खनिज होता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होता, और सभी अयस्क जो है वह खनिज होता है। सभी अयस्क में धातु का निष्कर्षण हो सकता है, और अयस्क में क्या होता है, वह धातु पाया जाता है, या धातुओं का निष्कर्षण होता है, और इसमें जो है वह नहीं होता खनिज में। वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से और तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। यानी कि वह खनिज जो होता है वह जिसमें धातु को हम लोग आसानी से और कम खर्चा में प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। अब भर्जन और निस्तापन देख लीजिए। तो भर्जन में क्या होता है, यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। ये जो है वह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, और इस प्रक्रिया में अयस्क में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और इसको हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। और निस्तापन में क्या होता है, यह ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, और इस प्रक्रिया में अयस्क को हम लोग वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके कोई 2 उपयोग। तो ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो FeO3 जो है, और एल्युमिनियम Al के साथ हम लोग अति तीव्र होता है, यानी कि अभिक्रिया करके जो है वो अति तीव्र होता है। अभिक्रिया बहुत अभिक्रियाशील होता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न और बहुत मात्रा में जो है वो ऊष्मा उत्पन्न होता है। इस अभिक्रिया में थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम लोग थर्मी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आयरन ऑक्साइड को हम लोग एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बहुत जल्दी होता है, अति तीव्र होता है, और जो है वह ऊष्मा उत्पन्न होता है। उसी को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और इसका जो निर्माण होता है FeO2O3 प्लस Al का अभिक्रियाएँ करेंगे तो Fe प्लस Al2O3 बनेगा। यानी कि आयरन को विस्थापित करके Al2O3 बना लेगा, फिर ऊष्मा उत्पन्न होगा। और इसका उपयोग जो हम लोग रेलवे ट्रैक को जोड़ने में किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसका उपयोग करके हम लोग जो है रेलवे के ट्रक को जोड़ने में उपयोग करते हैं। टूटे हुए मशीन को पुर्जे बनाने में उपयोग करते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछे कि ऑब्जेक्टिव में रेलवे ट्रक को जोड़ने के लिए कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग होता है। तो रेलवे यौगिक में जो है आयरन ऑक्साइड का उपयोग होता है। कौन सा, आयरन ऑक्साइड का। और इस अभिक्रिया को हम लोग एल्युमिनियम का उपयोग जो होता है वह थर्मिट अभिक्रिया में होता है। सॉरी, अभिक्रिया का नाम थर्मिट अभिक्रिया होता है, और इसका रासायनिक आप ऊपर देख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम अभिक्रियाशील, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन का उपयोग के लिए कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो एल्युमिनियम में संचारित नहीं होता। एल्युमिनियम जो है उसके ऊपर परत नहीं जम जाता, और ये क्या जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का जो है बहुत ही अच्छा चालक होता है, और यह मजबूत और सस्ता धातु है। वह बहुत ही मजबूत और टिकाऊ और सस्ता धातु है, यानी कि कम खर्चीला है। ये तो हो गया रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है संकलन किसे कहते हैं। इनके 2 तत्वों का उदाहरण दे जो संकलन यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इसी को हम लोग संकलन कहते हैं। कार्बन क्या जो होता है, वह कार्बन का जो परमाणु होता है वह कार्बन के साथ ही जो अन्य परमाणु के जो है
के ही अन्य परमाणु के साथ जो है वो आबंध यानी कि बंधन जो है वो अद्वितीय क्षमता में बनता है। मान के चलिए ये जो सी 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 ऊपर सी, इसके बाद हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, इसके नीचे सी, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सी, तो ये जो है वह श्रृंखलन है और यह हाइड्रोजन के साथ जो है बहुत अधिक आबंध बनाता है, बहुत लंबा तक जाता है। हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन आप देखे होंगे, तो इसी गुण को हम लोग संकलन करते हैं और ये बहुत ही अधिक क्षमता होता है, अद्वितीय क्षमता होता है, इसी गुण को हम लोग संकलन करते हैं। और हाइड्रोजन तो इसमें जो है हाइड्रोजन और कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाया जाता है। तो कार्बन यौगिक में विशाल संख्या होने के लिए निम्नलिखित दो कारण है। कार्बन यौगिक में संकलन का गुण होता है और कार्बन में संयोज कार्बन की संयोजकता 4 होना जो है, इसके कारण जो है वह कार्बन में बहुत विशाल संख्या में यौगिक बनता है। अगला क्वेश्चन, अपरूपता किसे कहते हैं। कार्बन के दो प्रमुख अपरूपता के नाम लिखिए। तो जब कोई तत्व प्रकृति में भिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस घटना को हम लोग अपरूपता कहते हैं। कोई भी तत्व प्राकृतिक अवस्था में विभिन्न भौतिक गुण के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है और ऐसा जो है वह हीरा और ग्रेफाइट में होता है। दो अपरूप जो है वह हीरा और ग्रेफाइट होता है। अगला है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। तो कार्बन यौगिक में वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रतीकात्मक समूह होता है। सभी जो है वह सदस्यों में एक ही प्रतीकात्मक समूह होता है जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्य में आणविक सूत्रों के बीच CH2 का अंतर जो होता है उसी को हम लोग समझाती यहाँ पे गलती है थोड़ा, समजातीय श्रेणी हो जाएगा कहते हैं। जैसे CH4 और CH2 CH2 का अंतर, और जैसे अल्कोहल CH3OH और C2H5 के बीच अंतर CH2 का, इसे जो है हम लोग समझाते श्रेणी कहते हैं। अब देखिए प्रतीकात्मक समूह किसे कहते हैं और इनमें जो है कौन कौन सा प्रतीकात्मक समूह है। इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको मॉडल पेपर में आया था तो ये भी जोर से देख लीजिएगा। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे समूह जिनके ऊपर यौगिका का मुख्य गुण निर्भर करता है उसे हम लोग प्रतीकात्मक समूह कहते हैं। वह समूह जो होता है वह यौगिक, इसमें जो यौगिक है मान के चलिए ये यौगिक है उसमें मुख्य गुण जो निर्भर होता है उसी को हम लोग प्रतीकात्मक समूह कहते हैं। देखिए प्रतीकात्मक CH3COOH को हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। COOH जो होता है वह अम्ल का प्रतीकात्मक समूह है। और देखिए दूसरा में CH3COCH3 यानी कि ये जो है वह कीटोन होता है, कीटोन का प्रतीकात्मक समूह है। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रतीकात्मक समूह है और ये जो है वह कीटोन हो जाएगा। यार CHO यानी कि CHO दिखे तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड, ये जो हो जाएगा वह एल्डिहाइड। और C2O5OH और जिसमें लास्ट में OH दिखे उसी को हम लोग अल्कोहल कहते हैं, तो अब समझे होंगे, ये इम्पोर्टेंट है, जोर से देख लीजिएगा। अब देखिए साबुन और पारमिजाक में अंतर स्पष्ट करें। तो साबुन में क्या होता है, वह लंबी श्रृंखला में सोडियम और पोटेशियम लवण होता है साबुन में, और इसका आयनक भाग जो होता है वह COONA का समूह होता है। कठोर जल में इसकी क्रिया क्षमता घट जाती है। कठोर जल में यह काम करना थोड़ा कार्य जो है वह घट जाता है। इन्हें पानी में घुलने पर समय लगता है, इसमें पानी को घुलने में समय लगता है। वह बायोडिग्रेडेबल है और जिसमें सोडियम स्ट्रेट होता है। डिटर्जेंट की बात करें, इसमें जो है लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक एसिड के Na और के लवण होते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं सल्फोनिक एसिड का। और इसमें अम्ल का जो है Na और K पोटेशियम का लवण होता है। इसमें सल्फोनिक एसिड का Na और K यानी कि सोडियम और पोटेशियम होता है। इसके पास आयनिक भाग जो होता है वह SO3Na या SO4Na होता है का समूह होता है। और ये कठोर जल की दक्षता में प्रभावित नहीं करता है। यह पानी में तेज गति से घुलता है, इसमें पानी जो है वह तेज गति से घुलता है। और डिटर्जेंट हो जाएगा वह बायोडिग्रेडेबल जो है वह नहीं होता है। उदाहरण के लिए सोडियम लॉरल सल्फेट
अगला है समव्यवता किसे कहते हैं? पेंटन के समयोग का नाम संरचना सूत्र लिखिए। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भी हो, उससे भिन्न भिन्न होता है, उसी को हम लोग समव्यय कहते हैं। यह घटना को समव्यवता कहलाता है। देखिए समव्यवता क्या है। अब पेंटेन का समव्यवता संरचना सूत्र देखिए। तो ये जो हो गया नॉर्मल पेंटेन जिसमें कार्बन 5 गो है और हाइड्रोजन CnH2 है। देखिए इसमें C 5 गो है तो नॉर्मल पेंटन CH2 5 2 यानी कि 2 10 12 गो। C2 हाइड्रोजन 5 करके देखिए 12 गो है, नॉर्मल पेंटन होगा। और आइसो पेंटन में क्या होता है? देखिए CCH एक कार्बन इधर लटक गया, ये आइसो पेंटन हो गया। और नियो पेंटन ये हो गया आपका C ऊपर में C और नीचे में C। इसमें भी कार्बन आपका टोटल जो है इसमें 5 गो कार्बन दिखेगा और हाइड्रोजन है। कार्बन जो है वो 5 गो दिखेगा और हाइड्रोजन वो 12 गो दिखेगा। यही गुण जो है वो समव्यवता कहलाता है। और आइसोपेंटेन का समव्यवता 3 गो होता है। पेंटेन का बोला है तो पेंटेन का इस प्रकार हो जाएगा। अगला है कार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे CH4 और C2H6। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें केवल एकल सहसंयोजक बंधन होता है। इसमें क्या होता है? एकल सहसंयोजक बंधन होता है। एल्केन शामिल होता है। यहाँ पे एल्केन्स नहीं होगा, यहाँ पे एल्केन होगा। एल्केन शामिल होता है। कार्बन की मात्रा कम और अधिक हाइड्रोजन की मात्रा होता है। कार्बन की मात्रा जो कम होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो अधिक होता है। कम प्रतिक्रियाशील होता है। अभी कम या प्रतिक्रिया या अभिक्रियाशील होता है, जो भी लिख सकते हैं। हवा में जलने से नीली बिना कालिक वाली लो निकलती है। आमतौर पर जीवाश्म पौधे पशु सामग्री से प्राप्त किया जाता है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कई सहसंयोजक बंधों के हाइड्रोकार्बन से बनता है। इसमें एल्कीन एल्काइन, यहाँ पे एल्कीन हो जाएगा। एल्काइन सुगंधित हाइड्रोकार्बन शामिल होता है। कार्बन की मात्रा अधिक, हाइड्रोजन की मात्रा कम होता है। और इसमें जो है वह अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। और इसमें हवा के जलने से जो पीली और काली ज्वाला निकलती है, आमतौर पर पौधे में पाया जाता है। इसमें जीवाश्म पौधे और पशु सामग्री में पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें एल्केन आता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इंग्लिश की बात करें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें दो आता है, एल्केन और एक होता है एल्काइन YNE। सिर्फ लास्ट में डिफरेंस है, ANE लगा हुआ है, यहाँ पे ENE और YNE। और इसका जो है और सूत्र भी जरूर से याद रखिएगा। एल्केन में क्या होता है? वह सूत्र पाया जाता है CnH2n+2। ये जो है वो फॉर्मूला होता है। और एल्केन में क्या होता है? एल्कीन में क्या होता है? Cn+2 होता है, सॉरी CnH2n होता है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसका। और इसका फॉर्मूला देख लिए होंगे। n क्या है? वह संख्या है। n जो है वह संख्या है। और एल्काइन में क्या होता है? ALKYNE। ये तीसरा है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये जो होता है वह एल्काइन का फॉर्मूला होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।